थोड़ा सा आगे निकलते हैं हम लोग। हमारे आसपास यानी कि मैटर ऑफ सराउंडिंग, हमारे आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सारी बातों पर एक बार हम अब नजर डालते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यदि हम और आप अपने चारों ओर नजर डालें तो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हम सबको नजर आएंगी और जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। तो इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दे रखा है। उसको क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो उसका नाम क्या दे रखा है? पदार्थ। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, वो सब चीजें हम सबको एक न एक दिन माननी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहां तक कि पानी की एक बूंदी या रेत के एक कण, ये सभी पदार्थ है। तो सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान, आयतन को घेरती है। तो भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल्यों में वर्गीकृत किया, जिसे पंचतत्व कहा गया। उसका नाम मिला। ये पंचतत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। तो इन पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। तो उस समय यूनानी दार्शनिक ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से उसकी व्याख्या की है। तो भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में यदि हम ज्ञान अर्जित करना चाहें तो पदार्थ के रासायनिक पहलुओं के आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो पदार्थ का भौतिक रूप होता है और पदार्थ कणों से मिलकर बनता है, ये बात भी सत्य है। तो पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित रहेगी। एक विचारधारा का यह मानना है, जो सारे वैज्ञानिक लोगों ने अपना विचार रखे, तो पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं। परंतु अन्य विचारधारा का मानना है, अलग दूसरे वैज्ञानिक का मानना है कि पदार्थ रेत की तरह है और कणों से मिलकर बने हैं। तो आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में हम सब बात करते हैं। तो क्रियाकलाप से हम जान पाएंगे कि क्या और कैसे क्या चीज करनी होती है हमें। तो जैसे एक 100 ml का ग्लास लेके उस ग्लास के अंदर आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा देंगे और दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोलेंगे। उसमें जो हम शर्करा और नमक डालेंगे उसको कांच की ही छड़ से घोलेंगे। तो जल के स्तर में आए बदलाव पर यदि हम लोग ध्यान दें तो नमक या शर्करा का क्या हुआ, वे कहां गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आएगा? निश्चित ही आएगा। कि पानी में अगर कुछ 2 चीज अगर मिलेगी तो तीसरे स्वभाव को वो दर्शाती है और तीसरे रंगों में भी वो नजर आती है। तो इस बात को ध्यान में रखकर हमें चलना होगा
कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं, लेकिन क्रियाकलाप में जो है वो कुछ न कुछ अलग रंग और अलग वेशभूषा दिखाते हैं। तो इसी क्रम में अब हम जरा सा आगे अगर चलते हैं तो इस बात को पाएंगे कि क्या होता है। तो जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाती है, और पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं ये भी आप समझ सकती हैं। तो पोटेशियम मैग्नेट की 2 या 3 क्रिस्टल की 100 ml की पानी में घोलिए, हम और आप घोलेंगे तो इस घोल में लगभग 10 ml घोल निकाल कर उसे 90 ml जल में मिला देंगे तो क्या होगा। इसके उपरांत घोल में से 10 ml निकाल कर उसे भी 90 ml जल में मिला देंगे। इस प्रकार इस घोल के 5 से 10 तक अगर बनाएंगे हम लोग ग्लास, तो उस ग्लास में जो वो सब रहेगा उसका कलर धीरे धीरे, मतलब उसका रंग थोड़ा सा अलग होने लगेगा। अब यह प्रयोग ये दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट की बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी को बहुत अधिक मात्रा में भी रंगीन हो जाती है, जिसे हम ये निकाल सकते हैं, निष्कर्ष मतलब निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल के कई सूक्ष्म कण होते हैं और ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। तो अंततः ये एक स्थिति में ये कण छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम इस उदाहरण को समझ पाएंगे। तो लगातार तनुकृत होने पर उसकी महक भी हमें मिलेगी। तो मतलब पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम आप क्या कल्पना करेंगे। तो पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण भी होते हैं और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान भी हो सकता है। जैसे नमक, शर्करा, डेटॉल, पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए, और जब हम कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थों के कणों के रिक्त स्थानों में समावेश हो जाती है और पदार्थों के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। अब इस बात को थोड़ा सा आगे चलकर समझते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं क्या। इसके सुगंध लेने के लिए यदि आप अगर आप प्रयोग करें तो प्रयोग से बहुत कुछ हो सकता है। जैसे किसी कोने में आप एक अगरबत्ती को रख दीजिए और उसको जला दीजिए। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप नहीं जाना पड़ेगा। जब अगरबत्ती जला देंगे तो दूर दूर तक इसकी सुगंध फैल जाएगी। और जल से भरे 2 गिलास में अगर एक सिरे को सावधानी पूर्वक लाल बूंद की स्याही और नीली बूंद की स्याही डालेंगे तो दूसरे में शहद मिला देंगे तो क्या होगा। तो स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद ये क्या होगा उसको जानिए कि शहद की बूंद डालते ही मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब, इसका रंग बदलता है या इसके कुछ रूप में परिवर्तन होते हैं। तो स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन और कितने घंटे लगेंगे, वो तो लगेंगे नहीं। अगर उसी क्रियाकलाप को हम दोबारा समझने की कोशिश करें, एक गिलास में गर्म पानी ले और दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास ले और कॉपर सल्फेट या पोटेशियम
पर मैग्नेट की एक क्रिस्टल वाले और एक डाले और एक और रख दे, हिलाए नहीं, तो क्रिस्टल की सतह पर बैठने दे, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दे, तो गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देगा? जब कुछ समय बीतेगा तो क्या दिखाई देगा? इसमें ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलेगा? तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज होती है, तो तापमान बढ़ने से कणों में गतिज ऊर्जा और भी बढ़ जाती है। तो पदार्थ के कण अपने आप में ही एक दूसरे के साथ अति मिश्रित हो जाते हैं, और कणों की रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है, और गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जरा सा हम लोग आगे चलें तो इस बात को समझने की देरी ना करते हुए थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा आगे चलने पर हमें क्या मालूम होता है कि पदार्थ की अवस्था, अगर हम अपने आसपास पदार्थों को ध्यान से देखें तो क्या पदार्थ की तीन रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। तो उसके कारण जब होती है तो इस बात को जरा सा ध्यान दीजिए आप लोग कि ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस की पहचान करने के लिए क्या करना होगा? तो ठोस की पहचान हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कलम, किताब, सुई, लकड़ी की छड़। इस वस्तुओं से चारों ओर पेंसिल घुमाकर इसके आकार का चित्र बनाइए और इन पर हथौड़ा मारने या खींचने गिराने से क्या होता है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण होता है? तो बल लगाकर इसको संपीड़ित करने का अगर हम प्रयास करेंगे तो इसका क्या संपीड़न होता है? तो ये सभी उदाहरण ठोस के थे, और इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा अस्थिर आयतन यानी कि नगण्य संपीड़ितता होती है। तो बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं, और बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। यदि रबर बैंड को खींचकर उसके आकार में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन ये ठोस नहीं है। जैसे बालों को बांधने के लिए रबर बैंड आता है, स्पंज, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, क्योंकि यह ठोस है। बाह्य बल लगाए जाने पर रबर के आकार बदलता है, बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। तो अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है, चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथों में ले या किसी प्लेट में रखें, इनके क्रिस्टल के आकार नहीं बदलते। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है, और जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। अब चलते हैं आगे, जरा सा द्रव की अवस्था को जानते हैं।
तो जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। तो द्रव्य का आकार नहीं होता है, लेकिन इसका आयतन होता है। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए उसी का आकार ले लेते हैं। सबसे बड़ी बात है द्रव्य की। तो द्रव्य में बहाव होता है, इनका आकार बदलता है, लेकिन ये दृढ़ नहीं कि ये तरल होते, तरल होते। तो ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। तो वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती है। ये गैसें विशेषतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। अब यहां बात करें, सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं और जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास ले पाते हैं। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस और द्रव में गैस तीनों का मिश्रण संभव है, लेकिन ठोसों की अपेक्षा द्रवों में मिश्रण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। अब आगे बढ़ते हैं इसी की कड़ी में। तो गैसीय अवस्था, कभी आपने गुब्बारे वाले के ऊपर ध्यान दिया होगा। यदि आप कहीं मेले में जाते हैं या बाजार जाते हैं तो उनके पास एक गैस सिलेंडर होता है और बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है। तो एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है, उससे पूछिएगा कि यह कौन सा गैस है। तो इस चीज को जानने के लिए, परखने के लिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। तो ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता मतलब कंप्रेशंस काफी अधिक होती है। अगर हम अपने घरों में खाना बनाने की जाने की वाली वो जो द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है एलपीजी, या अस्पतालों में दिए वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में जो संपादित गैस होती है, संपीडित, तो आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीडित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। और संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को कम से कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जाता है। तो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। तो नाक तक पहुंचने वाली गंध के बिना रसोई में ही प्रवेश किए हम जान सकते क्या पकाया जा रहा है। तो ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है? तो खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं, या गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। तो पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। और इसकी तुलना ठोस और द्रवों के मिश्रण से यदि हम करें तो कणों की तेज गति, अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में मिश्रण बहुत तीव्रता से होता है। तो गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित अत्यधिक तीव्र होती है और यह अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन के दीवारों से टकराते हैं और बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। तो जल पदार्थ के तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, मतलब ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल, या गैस जैसे जलवाष्प। अथवा बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है कि अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है,
इसको जानना हम सबों के लिए जरूरी है। तो ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं और उष्मा द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियमित स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने। तो एक अवस्था ऐसी भी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है और जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। तो गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन भी कहते हैं। तो किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में उसमें ऊर्जा कहां जाती है, इस बात को ही जानिए। तो गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, तापमान नहीं बदलता है, तो बीकर की उष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है कि कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस उष्मा का उपयोग होता है। तो तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस उष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है और यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी होती रहती है, जिसे गुप्त उष्मा कहते हैं। तो यहां गुप्त से अभिप्राय छुपी हुई से है और वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस के उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रस्तुत उष्मा कहते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल के कणों की ऊर्जा उसकी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक हो जाती है। तो जल में उष्मीय ऊर्जा देते हैं यदि हम दें तो कण अत्यधिक तेजी से गति करते हैं और एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। और जब स्वतंत्र हो जाते हैं तो इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है और वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक समष्टि गुण है और द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। तो जल के लिए यह तापमान 373 के मतलब 180 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 बराबर 373 के। क्या वाष्पीकरण की गति गुप्त उष्मा को परिभाषित अगर आपको कोई बोलेगा करने के लिए तो इसी तरह परिभाषित कीजिएगा जैसे हमने संलग्न की प्रसुप्त उष्मा को परिभाषित किया है। तापमान पर प्रभाव अथवा वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। भाप के कणों के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के रूप में अतिरिक्त उष्मा अवशोषित कर लेती है। तो तापमान बदलकर पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल देती है। तो गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने से ठोस से द्रव और द्रव से गैस बनते हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में या वापस ठोस में बदल जाते हैं।
तो इस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं और गैस से सीधी ठोस में बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, कैसे जाने, इस बात को जरा सा कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। यदि सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर एवं संपीड़न करने पर क्या होगा, इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने से या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? तो दबाव के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। तो यदि ठोस CO2 के बारे में सुना होगा, उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय की जाती है। अब इसी क्रम में जरा सा बात कर ले वाष्पीकरण की। तो पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? नहीं। तो जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाएगा? जल को खुला छोड़ देने पर वह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित होगा। यह तो सत्य है, लेकिन गीले कपड़े सूखेंगे, यह भी सत्य है। जल का क्या हुआ? जल कहां गया? तो पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं। और एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव, ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। तो द्रवों में सतह पर स्थित कणों की कुछ अंशों में इतनी गतिज हो जाती है कि वह दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले इसके कारक भी होते हैं। तो सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े को सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं तो तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाती है। और आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। तो तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होता है और जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। तो वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन वायु के तेज होने से जलवायु के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिसमें आसपास के जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है यह भी जानना जरूरी है। अगर किसी बर्तन में रखे द्रव में अगर निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है तो वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास की ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। तो अब
एक बात को और जानिए कि जब आप एसओटी मतलब ये नाक नेल पॉलिश को हटाने वाले द्रव एसओटी होते हैं को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होगा? इसके कण आपकी हथेली या इसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त करेगी और वाष्पीकृत हो जाती है, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तो तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है और वाष्पीकरण के कारण शीतल होने पर ऐसा होता है। तो गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, जरा इस बात को भी जानिए। तो शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता भी मिलती है। तो वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, तो जिससे शरीर शीतल हो जाता है। तो सूती के कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसीलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। अब जरा सा एक बात और करें कि बर्फीले जल जो होते हैं, अगर आप गिलास के बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती है? किसी बर्तन को हम बर्फीला जल अगर रखेंगे उसमें, तो बर्तन के बाहरी सतह पर हमें जल की कुछ बूंदें नजर आने लगी। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा, समझना होगा कि द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है और ये तीन अवस्थाओं में इसको हम पहचान सकते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस के कणों में आकर्षित बल सबसे अधिक और गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। अब ठोस को चिन्हित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती होता है। तो ठोस के लिए उनके कण की अवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल एवं स्खलित हो सकती है और गैसों में कोई क्रम नहीं होता है और इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं अतः परिवर्तित होती है और पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस द्रव में परिवर्तित हुए ही बिना सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है।